कैसे पता चलेगा? जैसे चीनी पानी का घोल है, ये तुम्हारा चीनी डाल दिया आप, इसमें पानी पहले से प्रेजेंट है, तो भैया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे उड़ जाए, बॉईल करने लगे सॉरी, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो हमेशा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे हम सॉलिड सॉल्वेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, और पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है मैं तुम्हें चीनी पानी के घोल से समझा दूंगा कि चीनी एज ए सॉल्यूट काम कर, और जो पानी होता है वो एज ए सॉल्वेंट है, और चीनी और पानी का जो होता है वो सॉल्यूशन बन रहा है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की ही बात कर रहे हैं हम, और कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है वो इसका पहला कैटेगरी है, और दूसरा कैटेगरी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है बेसिकली वो रिलेटिव अमाउंट हुआ करता है सॉल्यूट का, किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो जब भी कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे तो ऊपर सॉल्यूट का कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा, नीचे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म जैसे कि होता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी बातें करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ टूल्स को पढ़ना। वो जो टूल्स हैं वो बड़े जरूरी होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए। तो पहला टूल हमारा है इक्विवेलेंट मास का। तो देखो बेटा, किसी भी स्पीसीज में किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो वो मास होता है जो कंबाइन करता है 1 ग्राम के हाइड्रोजन से 8 ग्राम के ऑक्सीजन के 35.5 ग्राम के क्लोरीन से कंबाइन करता है, या 108 ग्राम के सिल्वर से रिएक्ट करता है, और वो स्पीसीज जो होता है वो फॉर्म करता है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, देखो यार सल्फर का जो एटॉमिक मास हुआ करता है वो 32 हुआ करता है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 है तो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम के सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन 32/32 बाय यूनिटरी मेथड, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना रेट करेगा? 32/32 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पे कितना निकल गया? यहाँ पे 8 ग्राम। उसी तरह हम SO3 की बात करेंगे, तो SO3 तो भैया इसका 32 होता है, इसका 48 हो गया, 16 3 48, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम सल्फर के साथ, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन 32/48। तो उसी तरह से 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रेट करेगा? तो 32/48 इंटू what 8 8 1 8 8 62 60 सॉरी 8 1 8 8 6 42, तो 32/6 आ गया, 16/3 आ गया। ये इसका हो गया इक्विवेलेंट मास। S2Cl2 की भी बात करेंगे तो भैया 64 ग्राम यहाँ पे है, 32 2 64, और 71 35.5 इंटू 1, तो 71 ग्राम क्लोरीन 64 ग्राम सल्फर के साथ। तो उसी तरह अगर 35.5 ग्राम क्लोरीन, इसका जस्ट आधा हो गया, तो इसका भी जस्ट आ गया, 32 ग्राम जो होता है वो सल्फर के साथ रेट करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 32 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास ऐसे निकलता है। अगर ये सब ना समझ मारो, जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, मतलब कि ये जो है वो उसको क्या कहते हैं, पहले की बात है। अब जो नया फॉर्मूला आ रहा है, तो वो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो आप, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हुआ करता है। क्या होता है? मोलर मास और एन फैक्टर का रेशियो हुआ करता है इक्विवेलेंट मास किसी का भी निकालना हो तो। किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है तो एन फैक्टर जो होता है उसके वैलेंसी के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की जो होती है 1 होती है, समझ रहे हो। तो देखो ऑक्सीजन का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो भैया मॉलिक्यूलर मास 16 होता है ऑक्सीजन का, अपॉन 2 एन फैक्टर हो गया। तो एन फैक्टर कितना बैठता है ऑक्सीजन का? 2 बैठता है। उस तरह क्लोरीन का 35.5 तो हो गया, एन फैक्टर 1 बैठा। उस तरह हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है तुम्हारा मोलर मास, और उसका जो फैक्टर बैठता है हाइड्रोजन का वो 1 ही बैठता है, 1/1 हो गया। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के लिए निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। किसी एसिड के लिए निकालना हो भैया, क्या निकालना हो हमको? किसी एसिड के लिए निकालना हो, तो क्या करेंगे हम? तो यार किसी एसिड के लिए निकालना हो तो लिखता है एन फैक्टर बराबर बेसिसिटी, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब किसी भी एसिड में जो H+ हुआ, जैसे कि HCl है, या हम बोल सकते हैं H+ डिजॉल्व व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर। एसिड को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो आयनाइज हो जाता है, तो H+ और Cl- में टूट जाता है। तो HCl से एक H+ पैदा हुआ, रिप्लेस हो जाएगा, तो एक H+ अगर पैदा हुआ तो HCl की जो बेसिसिटी है वो 1 है। इसका मतलब कि जो एन फैक्टर बैठा है HCl का वो 1 बैठा। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन जो होता है वो किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H3PO4 की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं H3PO4 की ही बात कर रहे हैं ना, तो H3PO4 जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो P डबल बॉन्ड OH, तो बेसिकली H3 और P 1 2 3 सॉरी ये 4 हो गया। तो H3PO4 में 1 H है, 2 H है और 3 H है, तो टोटल 3 H जो होते हैं वो निकल सकते हैं। तो बेसिकली 3 H+ हो जाएगा और PO4 में 3 माइनस लग जाएगा। तो इसकी जो बेसिसिटी हो गई ना
वो कितनी हो गई, वो 3 हो गई। तो मतलब n फैक्टर जो होगा वो कितना बैठ गया, वो 3 बैठ गया। किसका, H3PO4 का। याद है ना, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं ना, मतलब इस तरह का H3PO3, H3PO2, H3PO4, तो जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम जो होता है उसका हाइड्रोजन होता है, वही उसकी बेसिसिटी या n फैक्टर की वैल्यू हुआ करती है। H3PO3 मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो मतलब ये ट्रिक है एक तरह से कि 3 - 1 कर दिया तो 2 H+ जो होता है वो निकलेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, P डबल बॉन्ड OH बना दो, P डबल बॉन्ड OOH, ये नॉर्मल, ये तो होता ही है, सब में होता है, P डबल बॉन्ड OOH होता है। अब बेसिकली अब पूरा करो, H एक है तो H2, एक O भी बचा है ना, 2 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हो गया, और ये तो देखो H3 और PO3 हो गया। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ कौन होते हैं, जो O के साथ जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, बॉन्ड से बने होते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, n फैक्टर जो होता है 2 बैठ गया। H3PO2 मुझ तरह 1 बैठेगा। और अब एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे है, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, क्या, एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, वो बात ये है कि जो H3BO3 होता है ना, जो H3BO3 होता है, देखो ये H3BO3 होता है ना, ये एसिड तो होता है बट ये H+ निकालता नहीं, ये OH- को लेता है, ये वाटर से जो होता है वो OH- को लेता है और वाटर के H+ निकाल देता है, तो इनडायरेक्टली H+ का रिलीज करवा रहा है। तो बेसिकली H3BO3 जो होता है वो OH- के साथ रिएक्ट करके BOH4- बनाता है, तो ये OH- रिसीवर होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली OH निकाल देगा तो एक H+ निकल जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी जो होती है वो कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी जो होती है वो 1 हो जाएगी, तो फैक्टर कितना बैठेगा, 1 बैठेगा। समझ रहे हो। तो H3BO3 का स्पेशल केस होता है, इसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। ये H+ देता नहीं है, ये OH- से रिसीवर हुआ करता है। बोलो क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, किसी एसिड के लिए तो क्लियर हो गया, अब किसी बेस के लिए अगर हमको n फैक्टर निकालना होगा तो भैया वो एसिडिटी के बराबर होता है या नंबर ऑफ OH- के बराबर होता है। जैसे NaOH में नंबर ऑफ OH- कितना होगा, अब Na+ तोड़ दो और OH- तोड़ दो, Ca2+ तोड़ दो और 2OH- तोड़ दो, तो यहाँ पे बेसिसिटी यहाँ पर तो एक बैठा, यहाँ पे जो होता है, सॉरी एसिडिटी यहाँ पर 1 बैठा और यहाँ पे 2 बैठा, तो फैक्टर यहाँ पे NaOH में कितना हो गया, 1, और COH में कितना हो गया, 2। याद रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, और नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एसिड्स हुआ करते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स की ही बात करेंगे तो जो BOH बेसिकली ये H3BO3 तो है, अरेंज कर लो, तो बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया। मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि तुम्हारा NaOH हो गया, समझ लो ये क्या है, वही चीज़ है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि किसी भी बेस के लिए OH- देखते हैं, किसी भी एसिड के लिए H+ देखते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी देखते हैं। अब लास्ट किसी भी साल्ट के लिए उस पर लगा हुआ चार्ज देखते हैं, जैसे या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, तो Na+Cl-, तो इसका फैक्टर क्या, या तो पॉजिटिव देख लो या तो नेगेटिव देख लो, इसका फैक्टर बैठा 1। उस तरह CaCl2 में Ca पे 2+ या माइनस देखना है तो 2Cl- हो गया, तो 2 चार्ज हुआ ना भाई, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, या तो नेगेटिव देख लो यहाँ से पैदा हो गया 2, या तो पॉजिटिव देख लो भैया, एक कैल्शियम पे 2, तो भैया n फैक्टर कितना बैठ रहा है, 2 बैठ रहा है कि नहीं, अरे बोलो भाई, n फैक्टर पे 2 बैठ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर Ca3PO4 होल ट्वाइस, भैया 3 कैल्शियम है ना, 3 आगे बढ़ा दो कैल्शियम और क्रॉस, यहाँ का 2 जो होता है उस कैल्शियम पे चला जाएगा, यहाँ का 2 इस कैल्शियम पे चला जाएगा, यहाँ का 3 जो होता है इस फॉस्फेट पे चला जाएगा, समझ रहे हो। तो 3Ca2+ बन जाएगा प्लस 2PO4 3- बन जाएगा। तो भैया सॉरी, तो यार देखो एक चीज़ देखो, एक कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 कैल्शियम पे कितना हो जाएगा, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे फैक्टर बैठा है 6। अगर हमको नेगेटिव से निकालना है तो एक PO4 पे 3 नेगेटिव है, तो 2 PO4 पे 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे फैक्टर कितना बैठा है, 6। टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। अब Bn3 होल ट्वाइस की हम बात करें, यहाँ ये होगा, तो Bn3 होल ट्वाइस की बात करें तो इसको जब तोड़ोगे तो भैया Ba2+ निकलेगा और प्लस 2N3 का होल ट्वाइस है ना, तो भैया 2N3 पे निकल जाएगा माइनस। आप समझ रहे हो, Ba(N3) होल ट्वाइस है, Ba2+ और N3 पे जो होता है बेसिकली 2- निकलेगा, सॉरी 2N3- निकलेगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर हम Ba(N3) होल ट्वाइस की बात करेंगे तो भैया Ba(N3) होल ट्वाइस की बात करें तो Ba पे 2+ टूटेगा और N3 जो N3 है उस पर 2- टूटेगा, तो यहाँ पे जो फैक्टर बैठा वो कितना बैठा, फैक्टर यहाँ पे जो होता है वो 2 का बैठा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखो है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, इसे हम बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड, ठीक है।
जब इसको एनालाइज करोगे तो क्या बनेगा 4Fe 3 प्लस ये 3 पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक ही साथ रहेगा 3FeCN6 ये हो गया। अब FeCN6 अब 4 Fe पे ये जो 3 है यहाँ पे पॉजिटिव चला गया और यहाँ का जो 4 है यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो एक Fe पे 3 चार्ज है तो 4 Fe पे 4 3 12 पॉजिटिव के थ्रू निकाल दिए, नेगेटिव के थ्रू निकालो। एक FeCN6 पे 4 नेगेटिव है तो 3 FeCN6 पे कितना हो जाएगा 3 4 12। तो अल्टीमेटली फैक्टर जो इधर से बैठा हो चाहे इधर से बैठा फैक्टर बैठेगा कितना 12 का बैठेगा। इन जनरल अगर हम बात करें AX/BY है तो इसको जब तोड़ोगे तो A कितना है X है ना, मतलब कि कितना नंबर है वो दिखा रहा है तो X को आगे लिख दो XA। और Y वाला जो होता है चार्ज जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो Y माइनस हो जाएगा। उसी तरह YB X माइनस हो जाएगा तो टोटल चार्ज जो होता है कितना हो जाएगा नंबर ऑफ दैट एटम इंटू चार्ज, तो भैया X इंटू वाई हो जाएगा, नंबर ऑफ दैट एटम इंटू चार्ज तो XY हो जाएगा। इस तरह से फैक्टर निकालते हैं फटाफट। तो फैक्टर की बात हम कर लिए। अब अल्टीमेटली फैक्टर वेक्टर निकालना सीख गए तो मेन फॉर्मूला ये होता है कि भैया इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट। देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है भैया मॉलिक्यूलर मास अपॉन फैक्टर होता है। फैक्टर किसके लिए निकालना सीख गए भैया, किसी एसिड के लिए निकालना सीख गए, किसी बेस के लिए निकालना सीख गए, किसी एलिमेंट के लिए निकालना सीख गए, किसी चार्ज के लिए निकालना किसी साल्ट के लिए निकालना सीख गए या आयन के लिए निकालना सीख गए। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इक्विवेलेंट मास एक औजार था और उसको यूज किया हम कहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में। भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेसिकली वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। कोई पूछेगा कि भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, भैया उसका वेट निकाल दो अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर होता है। भाई इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हो m अपॉन फैक्टर। तो भाई देखो इक्विवेलेंट की जगह m और फैक्टर जो होता है ऊपर चला गया तो वेट वैसे ही रहा, समझ रहे हो। फैक्टर जो होता है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर, तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर है। अब देखो अच्छा एक चीज और देखोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ना ये बेसिकली मोल्स हुआ करता है। आगे अभी देखो पढ़ोगे तो अल्टीमेटली जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है। मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है। देखो मोल कॉन्सेप्ट अभी तक तुम क्या सीखे, अभी तक तुम सीखे कि भैया इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम सीखें इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला के हिसाब से कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला में एन फैक्टर किस तरह से बनाया जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास के बाद हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो मोल बेसिकली क्या होता है हिप या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स का एक ढेर होता है। जो फंडामेंटल जो मेजरिंग यूनिट्स हुआ करता है ना उनमें से एक जो होता है वो मोल हुआ करता है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हुआ करते हैं तो उसमें जो एक होता है वो मोल हुआ करता है। मोल मतलब जैसे कि मोल किसी भी चीज को नापने की इकाई होती है यार। अगर एक मोल की बात करें जैसे 1 किलो में कितना होता है 1000 होता है, मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है कि नहीं। उसी तरह 1 किलो लड्डू में 1000 लड्डू होता है, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से एक मोल में कितना होता है Na होता है। एक मोल Na के बराबर होता है। Na क्या होता है बेसिकली अवोगाड्रो नंबर होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम एक मोल एटम की बात करें तो Na एटम, एक मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो Na मॉलिक्यूल, एक मोल आयन की बात करें तो Na आयन, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Na इलेक्ट्रॉन। कुछ भी हो एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन एक मोल है तो मतलब उसका Na के बराबर होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो NO के बराबर होगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। भैया एक चीज सीख लो कि मोल जो होता है उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का फॉर्मूला याद रखो गिवन मास या वेट जो भी है ग्राम में अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, या एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, या वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी, किसी भी गैस का एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा अपॉन 22.4 कर लोगे, या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लोगे। भैया ये रामबाण है, ये मुझे तो रटना ही है, MTR मुझे तो रटना है इस चीज को। क्या एक बार फिर से रिवाइज करो, आंखें बंद करो, सोचो। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4 बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। भैया ये ब्रह्मास्त्र है, ये हर जगह काम आएगा। पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ये काम आने वाला है। अब देखो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास है मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल अगर 1 हुआ तो
तो मतलब जो मास है वो मोलर मास के बराबर हो गया। भाई यहाँ 1 कर दो तो यहाँ पे जो वेट इन ग्राम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू मोलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेट इन ग्राम। तो वही बोल रहा है कि 1 मोल अगर है तो 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। भैया 1 मोल अगर यहाँ कर दोगे तो यहाँ का जो मास होगा ये मोलर मास इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका मास मोलर मास के बराबर होगा। मतलब अगर इसका मतलब यह है कि 1 मोल अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, तो भैया 1 मोल ऑक्सीजन मास उसके मोलर मास के बराबर होगा 32 ग्राम। जैसे फॉर्मूला में रखो, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मास, गिवन मास को अगर हमको निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे। मोल तो 1 दिया हुआ है, मोलर मास 32 होता है, तो अल्टीमेटली जो 1 मोल का जो मास आया वो 32 ही तो आया, समझ रहे हो। तो 1 मोल जो होता है उस 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। किसी भी आइडल गैस का जो 1 मोल है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये याद रखना है, ये कंडीशन है अप्लाइड है। एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर। मोलरिटी जो होता है इसका फॉर्मूला याद हो, ये कंसंट्रेशन टर्म है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब चीनी, अगर चीनी और पानी को, जैसे ये कंटेनर है, इसमें पानी है इसमें चीनी है, तो चीनी का मोल ऊपर लिखा जाएगा कितना मोल चीनी है, और चीनी और पानी घोलने के बाद जो सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में वो कितना है, तो ये मोलरिटी कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो औजार तैयार हो गया, लिखा ना औजार तैयार हो गया, मतलब कि भैया जितने भी टूल्स हैं वो तैयार हो गए। अब आगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला सारे पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने सीखा कि भैया अभी तक आपने सीखा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, फिर उसके बाद सीखा आपने कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर उसके बारे में सीखा, उसके बाद आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, फिर उसके बारे में क्या सीखा, उसके बाद आपने क्या सीखा, मोल्स के बारे में सीखा। अब आप आते हो क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना। भैया ये फॉर्मूला याद रखना, भैया मोल्स बराबर गिवन मास अपन मोलर मास बराबर n अपॉन Na बराबर V अपॉन 22.4 बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर। थोड़ा तेज बोलते हैं ठीक है, लेकिन चलो। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म आता है वो नॉर्मेलिटी का आता है। किसका आता है, नॉर्मेलिटी। देखो यार नॉर्मेलिटी क्या होता है, वो भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म्स ही है। दैट उसका फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है और अपॉन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुम निकालना जानते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, तो यह मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास हो गया, और वॉल्यूम नीचे रहा है तो इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला है, रटना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब चीनी कितना मोल है अपॉन चीनी पानी का जो सॉल्यूशन है उसका लीटर। देखो फॉर एग्जांपल के तरह हम समझाते हैं, 1 लीटर पानी चीनी के घोल में कितना मोल चीनी है। भैया एक हमारा ये बर्तन है, एक हमारा बर्तन है, इस बर्तन में क्या हो रहा है कि हमने चीनी डाल दिया। चीनी हमने कितना डाल दिया, मान लो 5 मोल डाल दिया। चीनी हमने कितना डाल दिया, 5 मोल मान ले हमने डाल दिया। अब 5 मोल हमने चीनी डाल दिया और फिर चीनी और पानी को हमने घोल दिया और फाइनली लीटर बन गया, 5 लीटर वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो मोलरिटी कितना होगा भैया, 5 लीटर में तुम डाले हो कितना, 5 मोल, तो 1 लीटर में कितना डाले तुम, 5/5 दैट इज इक्वल टू 1 मोलर हो गया। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हुआ चीनी का वो कितना हो गया, 1 मोलर हो गया। क्या हो गया, 1 मोलर। मोलरिटी कितना हो गया, 1 मोलर हो गया। समझ रहे हो। तो भैया 1 लीटर चीनी पानी के घोल में कितना मोल चीनी डालते हो ये जरूरी है, ये उसका मोलरिटी होता है। अब रिलेशन क्या है भैया, नाना बराबर मामा इंटू एन फैक्टर। ये मतलब थोड़ा सा मेरा ट्रिक है कि ये देखो तुम मोलरिटी पढ़े, ये तुम नॉर्मेलिटी पढ़े, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर तो तुम सीख के आए हो। ये कैसे हुआ सर, इसको ड्राइव यहाँ कर ले। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को खोल दो तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम होता है। अब इक्विवेलेंट वेट को खोल दो तो मॉलिकुलर वेट अपॉन फैक्टर होता है। मॉलिकुलर वेट अपॉन फैक्टर होता है, तो मॉलिकुलर वेट नीचे लिख दिया, फैक्टर ऊपर चला गया। भाई डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, और वॉल्यूम ऐसे ही रह गया। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, वेट अपॉन मोलर मास। ये मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली मोल्स अपॉन, ये वॉल्यूम नीचे ही रहा और एन फैक्टर यहाँ हो गया। तो और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, ये बेसिकली मोलरिटी होता है।
तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये मुझे तो रटना है, MTR मुझे तो रटना है। नाना बराबर मामा इंटू एन फैक्टर, मतलब नाना हमेशा मामा से बड़े होते हैं। तो रिलेशन क्या हो गया, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। बोलो खत्म। फॉर्मेलिटी बस इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो फॉर्मेलिटी याद रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। क्वेश्चन आगे होंगे तो मैं दिखा दूंगा इसको। फॉर्मूला भैया जॉट डाउन ही करना है, इसमें कुछ है नहीं। मोलैलिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया एक चीज तुम पढ़ के आए हो, उसको हमने कह दिया मोलैरिटी। मोलैरिटी कि चीनी का मोल अपॉन चीनी पानी के घोल का वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी क्या होता है कि बोला है कि अभी तक तुम बोले कि 1 किलो चीनी पानी का जो घोल है, जो सॉल्यूशन बना, उसमें कितना मोल चीनी है। यहाँ पर चीनी पानी का घोल नहीं है, 1 किलो पानी, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है नीचे, और ऊपर मोल्स ऑफ सॉलिड दिया हुआ है। लिखा है 1 किलो पानी में, पानी एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, 1 किलो पानी में कितना मोल चीनी है। साफ 1 किलो पानी में कितना मोल चीनी है। नीचे सॉल्यूशन नहीं है, अब सॉल्वेंट की ही बात होगी। मतलब अगर मान लो कि 5 किलो चीनी, सॉरी अगर मान लो कि 10 मोल चीनी है, 10 मोल चीनी है, और उसको हमने किस में घोल दिया, 1 किलो के पानी में घोल दिया। 1 किलो का पानी मतलब देखो, पानी का तो डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होता है, या 1 kg पर लीटर होता है। मतलब 1 लीटर अगर पानी लोगे तो वो 1 kg के बराबर ही होता है। तो 1 लीटर पानी ले लिए प्योर वाटर, तो वो मतलब 1 किलो का पानी ही हो गया, और उसमें 10 मोल चीनी डाल रहे हो, तो मोलैलिटी कितना हो गया। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m जो मोलैलिटी हो गया वो कितना हो गया बेटा। तो आंसर है सर हमने 10 मोल चीनी डाला था 1 किलो के पानी में, तो मोलैलिटी हो गया 10 स्मॉल m हो गया। ये हो गया मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मतलब चीनी का कितना मोल डाले पर यूनिट सॉल्वेंट का मास इन kg, ये हो गया मोलैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंसंट्रेशन टर्म। क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब कि चीनी कितना है, ग्राम पर लीटर है ना, तो चीनी कितना ग्राम है अपॉन चीनी पानी का घोल है। मान लो 1 लीटर में 1 लीटर का चीनी पानी का घोल है, उसमें चीनी कितना ग्राम है, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ दिखाता है। तो फॉर्मूला रटो यार, चीनी पानी बहुत हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये इसको याद रखो। स्ट्रेंथ जो डराइव करके आता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अगर पूछे तो उसका मोलरिटी से एक रिश्ता है, तो मोलरिटी इंटू मोलर मास कर दोगे तो आ जाएगा। उसी तरह स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास हो गया। ये रट लो, इसका भी तरीका होता है, सीख लो। देखो ये कैसे आया, देखो मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है कि नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स को खोल दो, नंबर ऑफ मोल्स को जब खोल दोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये हो गया। अब स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो गया, तो ये तो स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, ये हो गया इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला निकाल रहे थे, मोलरिटी का। ये मोलरिटी बराबर हो गया, तो मोलरिटी मोलर मास इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो स्ट्रेंथ बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास। उसी तरह स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। इस चीज़ को याद रखो। परसेंटेज के टर्म्स में भी कंसंट्रेशन निकलता है, वो भी ध्यान रखो। परसेंटेज के टर्म्स में कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, मतलब कितना में कितना है। आप जैसे तुम नंबर पाते हो कितना परसेंट पाए, तो जैसे परसेंटेज बाई मास अगर है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। मतलब कि अगर मान लो 20 ग्राम का चीनी है और उसको किस में डाल दिए हम, 20 ग्राम तो चीनी ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया, और प्लस 40 ग्राम का सॉल्वेंट भी था, मतलब पानी भी था, तो टोटल 60 ग्राम हो गया सॉल्यूशन ना। तो इस तरह से निकल जाएगा। अगर इतना प्रेजेंट है तो अगर इंटू 100 कर देंगे तो उससे हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट निकल के आएगा। तो 20, तो बेसिकली यहाँ से क्या निकल गया, 20 बाय 60 गुणे 100 निकल गया। 2 कम 2 6, 33.3 आ गया क्या परसेंटेज। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि भैया 100 ग्राम के चीनी पानी के घोल में कितना चीनी प्रेजेंट है। मेरी बातों को, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। 100 ग्राम के चीनी पानी के घोल में
कितना चीनी प्रेजेंट था। फिर से सुनो, 100 ग्राम के चीनी पानी के घोल में 100 ग्राम का चीनी पानी का सॉल्यूशन मिल गया था, मिलने के बाद 100 ग्राम वो मिला, अब उसमें कितना ग्राम चीनी प्रेजेंट था वो बताता है क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट मान लो 10% है, 10% वेट बाय वेट अगर चीनी पानी का घोल है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम के चीनी पानी घोल में प्रेजेंट था। अगर क्वेश्चन में दिया है 10% वेट बाय वेट शुगर वाटर सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम के चीनी पानी के घोल में प्रेजेंट था। बस यही बात है। उसी तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ मास बाय मास किए, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे कि 10% कोई पूछे वी बाई वी शुगर वाटर सॉल्यूशन है, तो मतलब कि 10 वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो मान लो 10 ml शुगर मत लो, शुगर अच्छी चीज़ मान लो, ठीक है अच्छी बात है, अब शुगर नहीं बैठ रहा है उसका वॉल्यूम, तो मान लो मिथेनॉल और इथेनॉल का सॉल्यूशन है। किसका? मिथेनॉल और इथेनॉल का। तो बोल सकते हो ना कि अगर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथेनॉल और इथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो उसमें बताओ, तो मतलब कि 10 ml मिथेनॉल किस में प्रेजेंट है, 100 ml के मिथेनॉल इथेनॉल के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर सॉल्यूट रहेगा। उसी तरह वेट बाय वॉल्यूम, 10% चीनी पानी का है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि 10 ग्राम चीनी, 10% दिया हुआ क्वेश्चन में वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर तो वेट है तो 10 ग्राम बोल दिया हमने। चीनी किस में प्रेजेंट है, 100 ml चीनी पानी के घोल में प्रेजेंट है। 10 ग्राम चीनी 100 ml बोला, अब ग्राम नहीं बोला क्योंकि नीचे वॉल्यूम है ना, तो 100 ml चीनी पानी के घोल में प्रेजेंट है। तो ये तुम्हारा देखो ठेठ भाषा में समझा दिया हम। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम की बात हो रही है भैया, जब कोई भी चीज़ वेरी डाइल्यूट हो, जैसे कि अगर हमको एयर में पॉल्यूशन देखना है, ठीक है, या हमको पानी में कितना हार्डनेस है वो प्रेजेंट करना है, बताना है, तो उस तरह से हम निकालते हैं पीपीएम लेवल। तो पीपीएम बाय मास भी होता है, बाय वॉल्यूम भी होता है, बाय वेट बाय वॉल्यूम भी होता है। तो फॉर्मूला रट लो, मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 10 लाख में कितना प्रेजेंट है, देखो ना लिखा 10 लाख में कितना प्रेजेंट है। अब मास के अकॉर्डिंग मास की बात करोगे, अब जैसे कि 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम प्रेजेंट है, तो वो हो गया पीपीएम। उसे तो 10 लाख लीटर में कितना लीटर प्रेजेंट है, तो वो हो गया तुम्हारा क्या, पीपीएम बाय वॉल्यूम। उसी तरह 10 लाख ग्राम में कितना ml, 10 लाख ml में कितना ग्राम प्रेजेंट है, वो तुम्हारा हो गया वेट बाय वॉल्यूम। ये तुम्हारा फॉर्मूला रट लो।